हेलो बच्चों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक? ओके, बढ़िया। चलो, अब हमने लास्ट टाइम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्पेशली द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दिया, जिसमें हमने आई ओमेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी उसका प्रोडक्ट जो बोला कांस्टेंट है ना, द स्पेशली द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कर दिया, एंड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट कॉन्सेप्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बेस पर बहुत सारे एमसीक्यू बन सकते हैं फ्रेंड्स। फिर उसके आगे हमने टॉर्क की डिस्कशन कर दी है, स्पेशली द डिफरेंट ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कर दिया है हमने, ओके। और उसके साथ साथ हमने उसका रेडियस ऑफ गायरेशन एक अगर डिस्कशन अगर हम और करें यहाँ पर आज पहले रेडियस ऑफ गायरेशन है ना, तो हमने बोला था कि रेडियस ऑफ गायरेशन में क्या करना है, कुछ नहीं, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में मास है उसको कैंसिल करो, बाकी जो बचे उसका रूट ले लो, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो जो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मिलता है अलग अलग ऑब्जेक्ट का, उसमें से मास कट करो और जो बचे उसका रूट ले लो, दैट इज रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो वो भी हमने डिस्कशन कर दिया है, स्टार्टिंग में सेंटर ऑफ मास भी कर दिया है। चलो आज हमें एक अलग टॉपिक करना है एज ए द ऑब्जेक्ट विच इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग या रोलिंग विदाउट स्लीपिंग। तो होता क्या है, पहले तो ये समझो कि ये जो टॉपिक का नाम है उसमें करना क्या है स्पेशली, अगर वो समझ में आ गया तो उसके बाद तो पूरी थियरी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है फ्रेंड्स, ये थियरी बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो, तो रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, तो पहले स्लाइडिंग सोचो, स्लीपिंग, स्लाइडिंग। व्हेनेवर यू आर स्लाइडिंग इन द गार्डन, गार्डन में बहुत सारे स्लाइडर्स होते हैं है ना, उसका नाम क्यों स्लाइडर रखा है, एंड व्हेनेवर यू आर स्लाइडिंग ऑन दैट, तो whenever you are sliding at that time only the one surface is in contact, your back side है ना, only that surface continuously is in contact, this type of motion is called sliding, slipping, कि जिसमें एक ही जो सरफेस है वो कांटेक्ट में रहेगी है ना। लेकिन रोलिंग करोगे तब, तो रोलिंग में क्या है, अगर मैं ऐसा बोलूं कि यहां से कोई भी ऐसे रोल कर रहा है, देखो ये जो है यहां से ऐसे स्लिप करेगा, मतलब क्या होगा, स्लिप होगा तो ऐसे डायरेक्ट स्लिप होगा, और रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग में ये पूरा ऐसे रोल करेगा, मतलब कंटिन्यूअसली इसकी रोटेशनल मोशन होगी है ना। चलो, अब उसके लिए ऐसा करते हैं यहां पर कि ये कोई भी हमारा एक सिचुएशन कि जो इसका स्लोप है वो कुछ थीटा एंगल, और थीटा एंगल का स्लोप की हाइट कंसीडर एज एच। ऑब्जेक्ट को हम यहां से रिलीज कर रहे हैं, एंड अगर वो स्लाइड करेगा तो क्या होगा, यही सरफेस कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहेगी, और उसकी इन बिटवीन सिचुएशन में यहां पर दिखाना होगा, सपोज दिस वन इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस आर, इसकी जो रेडियस है वो आर है, ओके। अब वो रोलिंग कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली वो यहां पर ऐसे रोल करते 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 नीचे आएगा, यहां से हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो गई, और ये कंटिन्यूअसली ऐसे रोल करेगा और वो नीचे आएगा, तब उसकी बोल दो कि वेलोसिटी कुछ v है। अब यही मोशन को थोड़ा तुम ऐसे ध्यान से देखो, देन सेंटर जो है वो उसी लाइन पर रहेगा, भले पूरा ऑब्जेक्ट रोल करे बट सेंटर उसी लाइन पर, मतलब सेंटर परफॉर्म्स लीनियर मोशन एंड रेस्ट ऑफ ऑल पार्टिकल्स परफॉर्म रोटेशनल मोशन। इट मींस व्हेनेवर एनी ऑब्जेक्ट rolling without sliding, there is a two type of motion we can observe, the linear motion and rotational motion. Linear motion
done by the center and rotational motion done by the rest of all particles. मतलब सेंटर के सिवा जितने भी पार्टिकल्स से परफॉर्म रोलिंग मोशन. देन यहाँ पर फॉर द रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन. अब टू टाइप्स ऑफ मोशन मतलब टू टाइप ऑफ एनर्जी. फर्स्ट लीनियर. तो लीनियर मोशन वो कौन करेगा? ओनली द सेंटर. एंड रोटेशनल मोशन तो एक्सेप्ट सेंटर all particles perform rotational motion. Then it possesses two type of energy, the linear energy and rotational energy. तो वही तो हमें करना है, linear kinetic energy and rotational kinetic energy. तो अगर इसका मैं ऐसे total energy बोल दूं मतलब energy of the object which is rolling without sliding. तो energy दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी. जो काइनेटिक एनर्जी है वही है ये एनर्जी. मतलब कौन सी? द काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो है वही कितनी? तो बोल देंगे हम लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके. तब व्हाट इज द इक्वेशन फॉर लीनियर काइनेटिक एनर्जी? दैट इज half mv square. And what is the equation for rotational kinetic energy? Then it is half I omega square, where I is the moment of inertia and omega is the angular velocity. Okay, तो ये इक्वेशन हो गई इसकी काइनेटिक एनर्जी की, टोटल काइनेटिक एनर्जी. चलो अब यहाँ पर हमें मालूम है, but we know that I is equal to mk square, the relation between moment of inertia and radius of gyration. This is radius of gyration, mk square, and v is equal to r omega. तो ओमेगा मिल सकता है हमें v by r. Then what about the total kinetic energy is equal to half mv square प्लस हाफ I का मतलब mk स्क्वायर और ओमेगा मतलब v by r स्क्वायर है इसलिए v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. Then what about the total kinetic energy? Then we can common out half mv square है ना. तो क्या बचेगा? 1 plus k square upon r square. According to the textbook, NCERT textbook, यहाँ तक क्वेश्चन है हमारा. Says equation number 1. So what is the total kinetic energy of the object which is rolling without sliding, rolling without slipping? That is half mv square 1 plus k square upon r square. चलो यहाँ से हमें थोड़े एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लेनी है कि अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचा तो ये उसकी वेलोसिटी एट द बॉटम v कितना होगा. तो ये हमारे पास होना चाहिए कि ये एनर्जी मतलब कितनी. तो कहां से हम रिलीज कर रहे हैं उसको? यहां से. तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 0 एंड उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो होगी. पोटेंशियल एनर्जी इज mgh मतलब टोटल एनर्जी यहां से जोड़ो. Then I can say mgh is equal to, तो डायरेक्ट mgh क्यों? Because initially object is at rest, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी 0, तो जो एनर्जी होगी वो पोटेंशियली होगी. Then it is mgh is equal to क्या होगा? half mv square 1 plus k square upon r square. Then I can cancel out mass. Okay. और इंटरेस्ट इन v, तो पहले तो ये डिनोमिनेटर्स में से यहां पर जाएगा. देन v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? 2gh अपॉन ये डिनोमिनेटर 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर. ओके, तो ये इसकी इक्वेशन होगी, इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी.
says इक्वेशन नंबर 2। अब अगर वेलोसिटी चाहिए तो v स्क्वायर है, क्या करो रूट ले लो, मतलब जो भी यहाँ पर तुम्हें आंसर मिलता है उसका रूट ले लो, दैट इज द v वेलोसिटी एट द बॉटम। ओके, फिर से यहाँ तक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के हिसाब से सिर्फ इतना ही है कि व्हाट इज द टोटल एनर्जी, तो इतना क्यों टोटल काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम, क्योंकि हमने v ले लिया तो बॉटम पर क्या होगा, पोटेंशियल तो जीरो हो जाएगी ना, तो ओनली काइनेटिक एनर्जी बचेगी, इसीलिए यहाँ पर लिया। लेकिन वो वेलोसिटी कितनी होगी, अगर हमें वो भी फाइंड करना है तो हमें स्टार्टिंग से रेफरेंस लेंगे, तो स्टार्टिंग का रेफरेंस होगा हमारे पास mgh, जिसमें मास कैंसिल हो जाएगा, v को सब्जेक्ट करो, रूट ले लो, तो वेलोसिटी एट बॉटम क्या होगा, अंडर रूट 2gh अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। ओके, चलो अब कई बार इससे आगे पूछेंगे कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये जो भी ऊपर से नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी ना, देखो जीरो है, यहाँ पर कुछ वेलोसिटी हुई मतलब इंक्रीज ही हुई, तो इंक्रीज हो रहा है मतलब एक्सेलरेशन। देन व्हाट इज एक्सेलरेशन, ऐसा भी पूछ ले हमें क्या व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन के लिए एक हमारे पास इक्वेशन और है, यूजिंग v square minus v naught square is equal to 2ad, just consider the length of the slope is d, ये जो भी डिस्टेंस है वो d है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे हाइट से मतलब है, d से हमें मतलब नहीं है, ये तो कितना भी पाथ हो सकता है, हाइट जितना होगा उसी के हिसाब से हमें वेलोसिटी मिलेगी mgh से, तो d को हमें कन्वर्ट करना है h के टर्म्स में, तो यहाँ पर थीटा है, देन फ्रॉम द डायग्राम व्हाट अबाउट द थीटा, सॉरी साइन थीटा, तो साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज d, देन व्हाट अबाउट द d, h अपॉन साइन थीटा, इसकी जगह पर रख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, इसीलिए v स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, d की जगह पर h अपॉन साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है। ओके, ये इक्वेशन नंबर 3, कंपेयर करो 2 and 3 को, बस यहाँ पर स्क्वायर ले लो तो कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयरिंग 2 and 3, ये इक्वेशन मिली हमें उसकी पोटेंशियल एनर्जी से, और ये हमारी इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द रूल्स वेलोसिटी की इक्वेशंस है, दोनों को कंपेयर कर दो, क्या होगा, इट इज 2ah अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू, वापस स्क्वायर कर देंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, क्लियर, ये कंपेयर कर दिया। चलो कुछ कैंसिल हो सकता है, यस 2 and h कैंसिल, व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, आया समझ में? तो अगर यहाँ से कभी भी एक्स्ट्रा कुछ पूछे कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हिच इज रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग on the slope of angle theta, then it is g sin theta upon 1 plus k square upon r square, okay, that is the acceleration। चलो अब यहाँ पर वापस डायग्राम के ऊपर आ जाते हैं, और हमें पता है कि ये ऑब्जेक्ट का जो वेट लगेगा वो ऑलवेज डाउनवर्ड mg, इसका जो नॉर्मल होगा वो ऐसा n, अगर उसी नॉर्मल को हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये एंगल भी सेम टू सेम रहेगा थीटा, देन यहाँ पर इसका कंपोनेंट जिधर का कोण उधर का कॉस, तो mg का कंपोनेंट आएगा इधर mg cos थीटा, और उसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब which is parallel to the slope is mg sin थीटा, mg के हमें दो कंपोनेंट मिलेंगे बिकॉज mg जो फोर्स है वेक्टर है
वो ये लाइन के साथ एंगल बना रहा है, वो जो जितना स्लोप होगा उतना ही एंगल होगा। वो तो चैप्टर नंबर 5 से हमारे पास रेफरेंस है। ओके, तो mg का दो कंपोनेंट्स है, mg cos थीटा एंड mg sin थीटा। mg cos थीटा वो बैलेंस होगा नॉर्मल से, एंड द पैरेलल कंपोनेंट पैरेलल टू द स्लोप कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज mg sin थीटा। तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? तो एक्सेलरेशन मास में कैंसिल कर दो, बिकॉज एक्सेलरेशन इज f अपॉन m। तो f हुआ mg sin थीटा, मास कैंसिल कर दे, एक्सेलरेशन होगा g sin थीटा। तो एक्सेलरेशन इसका होगा g sin थीटा। मिला कितना हमें यहाँ पर? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ हुआ, मतलब एक्सेलरेशन जो g sin थीटा है उससे ये थोड़ा कम मिलेगा, मतलब देयर इज अ डिक्रीजिंग इन द एक्सेलरेशन, है ना। तो कई बार ऐसा भी पूछेंगे कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। सिर्फ एक्सेलरेशन पूछे तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ था। अब पूछे हाउ मच डिक्रीजिंग इन द एक्सेलरेशन, तो डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन मतलब g sin थीटा है ऑलरेडी, उसमें से ये हम माइनस करते जो मिल रहा है, दैट अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस। समझ में आ रहा? चलो, तो पहले इतना है वो लिख दो, वीडियो पॉज करो, लिख दो ये। ओके, चलो अब मैं यहां पर ये रब कर रहा हूं। वंस अगेन, कई बार पूछेंगे डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन, डिक्रीज इन एक्सेलरेशन, ये कितना डिक्रीज होगा? तो वो होगा, अगर मैं ए डैश लिख दूं तो है एक्चुअली g sin थीटा, क्योंकि g sin थीटा कंटीन्यूअस इसका एक्सेलरेशन हमें मिलेगा ड्यू टू द कंपोनेंट, और मिला कितना हमें? g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। डिनोमिनेटर में कुछ है, मतलब थोड़ा डिक्रीज हो गया, तो इतना होना चाहिए, मिला इतना, डिफरेंस लेवल दैट इज डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन। चलो, तो यहां पर भी कुछ कॉमन निकलेगा, इट इज g sin थीटा, ये 1 माइनस, चलो यहां पर ये आएगा, यहां पर 1 अपॉन, ओके, इसका पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या होगा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर और अपॉन r स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर में जाएगा, मतलब r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। आया समझ में? फिर से अगर तुम इसका एलसीएम लोगे तो ये होगा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में, तो r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, चलो अब इसी को थोड़ा वापस सिंपलीफाई करते हैं। देन डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन इज g sin थीटा, तो हमने कॉमन निकाल दिया, इसका वापस एलसीएम लेते हैं, तो ये पूरा यहां पर आएगा r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। ओके, क्लियर? तो r स्क्वायर कैंसिल, a dash is equal to g sin थीटा अपॉन k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। चलो एक स्टेप और करते हैं, यहां पर थोड़ा और सिंपलीफाई, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को k स्क्वायर से डिवाइड करो, k स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये आएगा, इन दोनों में सेपरेट कर दो, तो r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर और प्लस 1, k स्क्वायर कैंसिल, यही है, उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर। ओके, तो अब देखो एक्सेलरेशन है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस k स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, डिक्रीज कितना होगा? g sin थीटा, ये यही इक्वेशन हो गई, देखो g sin थीटा 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, ये सिर्फ इंटरचेंज हो गया। तो एक्चुअली एक्सेलरेशन
g sin theta upon 1 plus k square upon r square. Decreasing in acceleration is g sin theta upon 1 plus r square upon k square. तो ये भी कई बार पूछ सकते हैं इक्वेशन कि हाउ मच अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन डिक्रीजेस. अब एक्सेलरेशन डिक्रीज हुआ उसका मतलब कहीं ना कहीं सरफेस में फ्रिक्शनल फोर्स होना चाहिए, इज़न्ट इट? एक्सेलरेशन कहीं ना कहीं जो है उससे डिक्रीज हुआ मतलब कौन सा फोर्स होगा? तो जो एक्सेलरेशन का ऑपोज करेगा इट इज जी साइन थीटा, लेकिन उससे थोड़ा कम मिला, इसका मतलब उसके ऑपोज में कोई फोर्स है. तो मोशन के ऑपोज में फोर्स नथिंग बट फ्रिक्शनल फोर्स. ऑब्वियसली इट इज फ्रिक्शनल फोर्स, है ना? तो अब यहां से एक स्टेप आगे करें तो कई बार पूछेंगे हाउ मच अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्सर्टेड. तब करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. देन फ्रिक्शनल फोर्स वैसे तो लिखते हैं हम स्मॉल एफ से, मैं कैपिटल एफ लिख देता हूं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता. हमें स्मॉल सिंबल से कोई मतलब नहीं, नाम से मतलब है. फ्रिक्शनल फोर्स एफ. ओके, देन फ्रिक्शनल फोर्स एफ इज इक्वल टू एम ए डैश. जो डिक्रीज हुआ उतना ही तो फ्रिक्शनल फोर्स है, बस मास मल्टीप्लाई हो जाएगा. ओके, देन एफ इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स. तो फ्रिक्शनल फोर्स पूछे तो यहां तक. यहां से एक स्टेप और हो सकता है. अगर फ्रिक्शनल फोर्स है देन कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा. यहां पर हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी यहां पर सरफेस कांटेक्ट में होगी भले मोमेंटरी है लेकिन रहेगा तो स्टैटिक, देन स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स लिखते हैं. तो हमें पता है इसका रिलेशन. बट F is equal to म्यू n, मतलब म्यू एस एन. देखो ये हमने फ्रिक्शनल फोर्स बोला है, तुम सिंबल स्मॉल f कर दो तो F is equal to म्यू एस एन. ओके, चलो अब यहां पर म्यू एस n क्या होगा? डायग्राम में से m is equal to mg cos थीटा. ओके, तो इन दोनों को कंपेयर कर दो, दोनों फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है. तो क्या बोल सकता हूं? म्यू एस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. ओके, चलो तो क्या होगा यहां पर? एम जी कैंसिल, म्यू एस अगर मुझे करना है तो ये नीचे जाएगा, तो साइन अपॉन कोस को डायरेक्ट में लिख सकता हूं टेन थीटा. तो टेन थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो एक ही इक्वेशन से, एक ही कंडीशन से हमने बहुत सारे इक्वेशंस कर दी. फिर से according to our NCERT textbook only the kinetic energy है, वो तो दोनों इक्वेशन रखो, फिर I की जगह पर m के स्क्वायर, ओमेगा की जगह पर v अपॉन r रख दो, ओमेगा स्क्वायर मतलब v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर रख दो, जो कॉमन निकलता है लास्ट इक्वेशन हुई, दैट इज द एनर्जी. अगर वेलोसिटी पूछे तो वो टोटल एनर्जी की जगह पर mgh करोगे और जो भी कैलकुलेशन करो वेलोसिटी मिलेगी एट द बॉटम ऑफ द स्लोप. ओके, वेलोसिटी मिल जाए, एक्सेलरेशन मिल सकता है यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन से. एक्सेलरेशन मिले तो डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन मिल सकता है, और डिक्रीजिंग इन एक्सेलरेशन मिल जाए तो उसी से फ्रिक्शनल फोर्स होगा, उसी से कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया कि म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर. ओके, तो अब यहां से एक हमें कंडीशन करनी है. इसी की कंडीशन मतलब कई बार ऐसा होगा एमसीक्यू के अंदर कि वो जो ऑब्जेक्ट गिवन है वो रोलिंग मोशन करेगा कि स्लाइडिंग मोशन करेगा.
तो हमारे पास उसकी कंडीशन होनी चाहिए, तो बोल सकते हैं कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग और स्लिपिंग। वो यहां से म्यू एस मतलब कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो मिला हमें, उसकी वैल्यू अगर ये वैल्यू से ज्यादा है, मतलब म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर अपॉन k स्क्वायर, दैट इज द कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। इसका मतलब तुम्हें जो भी एंगल दे रखा है, हाँ सिर्फ इतना ही तुम्हें लेना है उसमें से, उसकी tan की वैल्यू, tan के टेबल में से, बाकी रेडियस गिवन होगा और ये है रेडियस ऑफ गायरेशन, वो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो ऑब्जेक्ट दिया है उससे मिल सकता है, और पूरी वैल्यू अगर म्यू एस जो गिवन है उससे कम आए, मतलब म्यू एस ज्यादा हो तो बोलेंगे रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। अगर ये वैल्यू गिवन से ज्यादा हो ये साइड, तो बोलेंगे वो रोलिंग नहीं करेगा, सिर्फ स्लाइडिंग करेगा। चलो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये भी है, वो पहले वीडियो पॉज करके लिख देना पहले। अब एक एग्जांपल लेते हैं फॉर द रिंग। रिंग के लिए कंडीशन क्या होगी, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग। तो रिंग के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr² और रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है mk²। मास कैंसिल, k² इज इक्वल टू r²। देखो रखो k² इज इक्वल टू r², कैंसिल 1 प्लस 1 2, देन म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू हाफ tan थीटा। थीटा की जो वैल्यू है tan थीटा मिलेगा हाफ ले लो, उसे डिसाइड करो। फिर सॉलिड स्फीयर के लिए चलो, तो सॉलिड स्फीयर के लिए क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 2/5 mr² और रेडियस ऑफ गायरेशन वाला तो mk² ही है, मतलब k² हुआ हमारा 2/5 r²। देन व्हाट इज द कंडीशन, म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू tan थीटा तो है, चलो 1 प्लस क्या है r² अपॉन k²। मैं k² की वैल्यू नीचे रखूं 2/5 r², तो r² तो कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ 2/5। ओके, रिवर्स होके हो जाएगा 5/2, तो यहां पर हो जाएगा LCM 2 + 5 7 और 2 ऊपर आएगा, मतलब म्यू एस ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/7 tan थीटा। ओके, दिस इज द कंडीशन फॉर रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग फॉर सॉलिड स्फीयर। ऐसे होलो स्फीयर के लिए, सिलेंडर के लिए, जो भी है कंडीशन चेक करो और डिसाइड करो कि रोलिंग करेगा कि रोलिंग विदाउट, मतलब सॉरी ऐसे स्लाइडिंग करेगा कि रोलिंग ऐसे विदाउट स्लाइडिंग करेगा, कैसा होगा उस हिसाब से कर सकते हैं। ओके, इतना तुम्हें करना है। यहाँ पर सभी इस चैप्टर की थियरी खत्म हुई। एक दो थियरी बीच में तुम्हें ऐसा लगेगा कि हमने स्किप कर दिए, लेकिन स्किप नहीं की है, ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर दिया। एक टॉपिक में पूरा टॉपिक है और लास्ट में प्रूफ किया कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, दैट ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड एट फर्स्ट कि कोई भी मोशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा, द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, जिसमें बोलते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट कांस्टेंट, जो भी ऐसे घूमेगा तो एंगुलर वेलोसिटी सभी की कांस्टेंट होगी, लीनियर वेलोसिटी अलग हो सकती है। क्यों? उसकी जो ऑब्जेक्ट है, जो पार्टिकल है, उसकी पोजीशन की वजह से, जो उसकी एक्सिस से नियर है उसका पाथ थोड़ा छोटा होगा, जो दूर है उसका पाथ बड़ा होगा, तो 2πr सभी का थोड़ा थोड़ा अलग होगा, तो लीनियर वेलोसिटी अलग होगी, एंगुलर वेलोसिटी सभी ऑब्जेक्ट की सेम होगी। इसीलिए तो रिलेशन है कि v इज इक्वल टू r ओमेगा, उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर इस चैप्टर की सभी थियरीज खत्म हो गई। अब नेक्स्ट में हम चालू करेंगे उसके न्यूमेरिकल्स। ओके।